Morning students, welcome to Learners Academy. So today we will analyze the test paper in which you had appeared yesterday. ठीक है, MCQ based test paper it was of 20 questions. Each question carry equal marks है ना। वैसे तो आपके जो मेन एग्जाम्स आएंगे उसमें डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से अलग अलग हैं सैंपल पेपर में, लेकिन फॉर द टाइम बिंग अपने को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है मोर एंड मोर। नहीं को तो टारगेट ही रहेगा ईच एंड एवरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बाद में अपन स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे, ऑब्वियसली जो ज्यादा मार्क्स के हैं उनकी स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें ज्यादा कैलकुलेशन होगी या डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा। वो अपन देखते हैं जैसे जैसे अपन करीब जाते हैं। एक बार पहले चैप्टर वाइज टेस्ट में अपन अपना मेन टारगेट है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके सॉल्व करना, कैसे भी करके, है ना। तो इसलिए सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के थे। 1 घंटे का पेपर में 20 क्वेश्चंस करने थे, जो कि थोड़ा सा इजी लेवल हो गया, बिकॉज हमको वहां पे 1.5 घंटे में 40 करना है। 1.5 घंटे में 40 करना है। तो अगर हमको वहां पे 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस करने हैं, तो उस हिसाब से 20 क्वेश्चंस हमको कितने देर में करने पड़ेंगे बोलो? 45 मिनट्स में। लेकिन मैंने आपको कितना दिया? 60 मिनट। भाई पहला ही पेपर था इसलिए आगे से 45 ही मिलेंगे। आगे से मतलब नेक्स्ट पेपर से आपको 20 क्वेश्चन का पेपर अगर बनता है तो आपको 45 मिनट्स ही मिलेंगे, बिल्कुल अकॉर्डिंग एज पर द सीबीएसई पैटर्न। ठीक है ना। और कोशिश ये करेंगे कि 40 ही क्वेश्चन बना दें और एग्जैक्टली वही पैटर्न रखें। नहीं बन पाता है तो उसी टाइम रेशियो में देंगे आपको, है ना। तो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो टाइम कंज्यूमिंग थे। अब एमसीक्यू बेस्ड में एक स्ट्रेटेजी और फॉलो करते हैं अपन। क्वेश्चन देख के डिसाइड करते हैं कि अटेम्प्ट करने का है या नहीं करने का है पहली बारी में। क्या होता है, कई बार अपन क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, फंस जाते हैं, उलझे रहते हैं उसी में, सारे क्वेश्चन इजी के भी रह जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पिक करना इज ऑल्सो एन आर्ट, कि अपन क्वेश्चन पिक करके हाँ ये मेरे टाइप का क्वेश्चन, इसको मैं यूं ही सॉल्व कर दूंगा या कर दूंगी। तो वो भी पिक करना आना चाहिए। वो कैसे होता है? मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जैसे अपन बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके वहां बैठेंगे तो क्वेश्चन शक्ल देख के पता चल जाएगा यार ये किया था प्रैक्टिस में, फटाफट हो जाएगा, उठाओ करो आगे बढ़ो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, let a is equals to 1 comma 2 comma 3, number of relations containing 1 comma 2 and 1 comma 3 which are reflexive and symmetric but not transitive। ये तो रखा है क्वेश्चन है आपकी मिसलेनियस का। मैं आपको बताता भी जाता हूँ कि कौन से एनसीईआरटी बेस्ड है और कौन से थोड़े से अलग है ना। तो कहता है कि a is equals to 1 comma 2 comma 3, a is equals to 1 comma 2 comma 3। ठीक है, और क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। क्या कह रहा है कि एक ऐसा रिलेशन बनाओ। रिलेशन बनाओ का मतलब क्या क्या हुआ, यानी एक सेट बनाओ, ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनाओ। रिलेशन बनाओ दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनाओ। तो ऑर्डर्ड पेयर का ऐसा सेट बनाओ जिसमें 1 2 और 1 3 तो श्योरली रहे ही रहे, 1 2 एंड 1 3 तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा और कुछ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स भी हो सकते हैं। और एक इंफॉर्मेशन और है कि दिस रिलेशन शुड बी रिफ्लेक्सिव एंड व्हाट, सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है, चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, इट शुड बी रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एज वेल। तो ये दो फुलफिल करना चाहिए। तो एक एक करके उठाते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या चाहिए होता है? अगर ए में 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 डबलेट चाहिए, चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो 1 देखो ये दोनों तो चाहिए ही चाहिए, ये दोनों तो चाहिए ही चाहिए, इससे तो आप बच नहीं सकते। अब रिफ्लेक्सिव करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? 1 1 2 2 3 3 ऐड करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मॉडिफाई करो। अब आपका रिलेशन क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव होने के बाद आपका रिलेशन क्या हुआ? 1 1 तो आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, और वो दोनों तो चाहिए ही चाहिए, गिवन पॉइंट्स हैं वो तो एक तरीके से। अब रिफ्लेक्सिव तो कर दिया हमने, चेक करो क्या इस पॉइंट पे वो सिमेट्रिक बन चुका है क्या? इस पॉइंट पे नहीं बना है, क्योंकि सबके उल्टे भी चाहिए आपको। तो 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, बट 1 2 का उल्टा मौजूद नहीं है, तो वो भी देना पड़ेगा, वो भी देना ही पड़ेगा। और 1 3 का उल्टा 3 1, ये भी देना ही पड़ेगा। क्या डिमांड थी उसकी? कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, अच्छा ट्रांजिटिव नहीं भी होने चाहिए, ये भी डिमांड है। ये भी डिमांड है कि ट्रांजिटिव भी नहीं होने चाहिए। तो अब इस पॉइंट पे ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हो गए। अब चेक करो कि क्या ये ट्रांजिटिव है?
तो ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए देखो इन तीनों को तो देखा ही नहीं जाता भाई, ये के उल्ट। अब इधर से शुरू करो, 2 पे एंड हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है तो 1 1 मौजूद है, ठीक है। 3 पे एंड हो रहा है, 3 पे एंड हो रहा है, अगेन 1 1 मौजूद है, तो ये तो ट्रांजिटिव बन गया। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। 2 1 का लास्ट का 1 और स्टार्टिंग का 1 3। हाँ 2 1 का लास्ट का 1 और 1,3। तो 2,3 मौजूद है नहीं है, तो एक भी अगर फेल हो जाता है तो ट्रांजिटिव नहीं होता है। तो इस पॉइंट पे मतलब इस पॉइंट पे इसने इसकी सारी कंडीशंस को फुलफिल कर दिया। कौन कौन सी कंडीशंस? रिफ्लेक्सिविटी यस, सिमेट्रिसिटी यस, ट्रांजिटिविटी नो, सारी कंडीशंस को फुलफिल कर दिया। तो इस पॉइंट पे जो हमको चाहिए था वो मिल गया, मिल गया। तो यानी कि ऐसे इसने कहा था ऐसे कितने रिलेशंस बन सकते हैं, तो एक तो ये बन सकता है, एक तो ये रिलेशन बन सकता है, इसको मैं R1 दे देता हूं। इसने देखो इस R1 ने रिफ्लेक्सिविटी को फुलफिल किया यस और नो, सिमेट्रिसिटी को फुलफिल किया यस और नो, ट्रांजिटिविटी को फुलफिल नहीं किया यस और नो। इस R1 में ये वाले एलिमेंट्स भी हैं या नहीं है यस और नो, उसने कहा था ये तो रखने ही रखने, रख दिया हमने, तो इसने उसकी की हुई सारी बातों को फुलफिल किया है। अब बात करते हैं सर ऐसा कोई और रिलेशन भी हो सकता है क्या, चेक करते हैं। तो ऐसा कोई और रिलेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके लिए वो 5 एलिमेंट्स तो रखने ही पड़ेंगे क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो बनाना ही है। बोलो ये 5 तो रखने ही पड़ेंगे, बोलो 5 क्या ये पूरे के पूरे रखने पड़ेंगे, 2 1 यहां तक तो रखने ही पड़ेंगे है ना, क्योंकि सिमेट्रिक भी बनाना है। अब कुछ और ऐड करके, अब कुछ और ऐड करके ये रिफ्लेक्सिव बचता है या सिमेट्रिक बचता है या ट्रांजिटिव होता है वो सोचना है। तो आप मुझे बताओ अगर 1 2 3 है, अगर 1 2 3 है तो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स रहे होंगे? 9, 3 इंटू 3 9 ही तो रहे होंगे। 7 तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 7 तो दिखाई दे रहे हैं, बोलो 1 2 3 4 5 6 7 तो दिखाई दे रहे हैं। बचे हुए कौन कौन से? 2 3 3 2। तो हमको अब ये चेक करना है कि 2 3 और 3 2 और इसमें ऐड कर दें तो भी क्या ये वाली प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाएगी क्या? तो एक करके देखते हैं। सपोज करो मैंने 2 3 ऐड कर दिया, सपोज करो मैंने 2 3 ऐड कर दिया, तो अब सिमेट्रिसिटी के हिसाब से 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा, यस और नो? अगर मैंने 2 3 ऐड कर दिया तो सिमेट्रिसिटी के हिसाब से मुझे 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो 3 2 ऐड कर दोगे, 2 3 ऐड कर दोगे तो पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आ गया, तो वो तो ऑब्वियसली ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? बंद करो, वो तो ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा बताओ? होगा ना। तो यानी कि इन दोनों में से मैं कोई भी ऐड नहीं कर सकता हूं, एक भी ऐड नहीं कर सकता हूं, यानी कि ये 7 का 7 ही रहेगा, यानी एक ही रिलेशन बनेगा, रिलेशन 2 नाम का कोई दूसरा रिलेशन नहीं बनेगा। यानी एक ही रिलेशन ऐसा एग्जिस्ट करता है जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव नहीं हो, और वो दो एलिमेंट्स गिवन इसमें मौजूद हो। तो आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी 1। चेक करो, फर्स्ट का ऑप्शन है। इधर आओ दोनों, राजा इधर आओ, ये उठाओ। अब कौन रह गया यहाँ पे? प्रगति आ रही है? नहीं आ रही है? पता नहीं है, पता नहीं है। प्रगति आप क्यों नहीं आ रहे हो ऑफलाइन? देखो कौन कौन सी शीट है आपके पास, कौन कौन सी शीट है आपकी? और आपकी तो दो, राजा को, राजा आप इसकी, हाँ अब आप राजा की और प्रगति की चेक करो, है ना। फर्स्ट का आंसर है 1, ठीक है। चेक करो करेक्ट या नहीं, है ना, बस आपको इतना चेक करना है, राइट या रॉन्ग, है ना। दोस्ती यारी मत निभाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा मैं कहता हूँ एवरेज था, ना ज्यादा इजी ना ज्यादा डिफिकल्ट, है ना, मॉडरेट क्वेश्चन था। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट n क्रॉस n। अब n क्रॉस n जो होगा, मुझे बताओ n क्रॉस n जो होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, होंगे। उन ऑर्डर्ड पेयर्स का रिलेशन बनाया है, उन ऑर्डर्ड पेयर्स का क्या बनाया है? रिलेशन बनाया। दैट मीन्स कि इस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड जो एलिमेंट्स होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे मान लो एक एलिमेंट होगा यहां से लेके यहां तक, उसके अंदर एलिमेंट्स नहीं होंगे, उसके अंदर भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है ना बात? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर्स का रिलेशन बनाया है। तो जैसे एक एलिमेंट, जैसे सपोज करो मैं लिखता हूं एक ए हो गया 1,2, सपोज करो मैं लिखता हूं ए हो गया 1,2,
तो रिलेशन बनाते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे बनते हैं, या तो 1 1 बनता है या 1 2 बनता है, ऐसे ही बनता है। अब ए के अंदर 1,2 नहीं है, ए के अंदर ही ऑर्डर्ड पेयर है, ए के अंदर ही क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। तो इधर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, समझ में आई। तो सबसे पहले तो ये फील करो कि रिलेशन किस टाइप का है, रिलेशन है इस टाइप का जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, बिल्कुल होंगे। आगे देखते हैं अब क्या कह रहा है ये। अब देखो रिलेशन की डेफिनेशन क्या दे दी इसने, आर इज इक्वल्स टू ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। ये कह रहा है कि आर के अंदर ऐसे पेयर्स हैं ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, इस तरीके के ऑर्डर पेयर हैं जिससे कि ए प्लस डी बराबर हो जाता है किसके, बी प्लस, ए प्लस डी बराबर हो जाता है किसके बेटा, बी प्लस सी के। यहां तक ठीक है, ये रिलेशन की डेफिनेशन है। अब अपने को चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है या इक्विवेलेंस है, क्या है, ये सब चेक करना है। सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। मुझे बताओ रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए क्या चेक करते हैं, सेम सेम, तो उसमें अपन सेम सेम एलिमेंट्स लेते थे, इसमें सेम सेम ऑर्डर्ड पेयर लो। तो ए कोमा बी का ए कोमा बी से ही देखो, तो ए कोमा बी का अगर मैं ए कोमा बी से देखता हूं, मतलब ए कोमा बी कोमा ए कोमा बी और फिर एक ब्रैकेट और लगाओ, अगर ये इस रिलेशन में है तो क्या होगा, बाय डेफिनेशन क्या करते थे, डेफिनेशन के हिसाब से एक्सट्रीम एलिमेंट्स को जोड़ रहा है और इक्वल कर रहा है अंदर वाले एलिमेंट से, तो इधर वो का वो अप्लाई करो, क्या बनेगा, तो इसका मतलब क्या बनेगा बोलो, ए प्लस बी इक्वल टू, तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है क्या, इन जनरल होता है, दैट मीन्स ए कोमा बी कोमा ए कोमा बी इस रिलेशन में आ सकता है। रिफ्लेक्सिविटी पास। सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी में हम क्या कैसे चेक करते थे, हम मान लेते थे कि ये इसके अंदर है, फिर उसका उल्टा चेक करते हैं कि उल्टा भी होगा या नहीं होगा। तो हमने सपोज करो मान लिया कि ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी इसके अंदर है, ऐसा हमने मान लिया। तो यहां से हमको रिजल्ट क्या मिला, यहां से हमको रिजल्ट मिला कि ए प्लस डी की वैल्यू बी प्लस सी के बराबर है, ये वैल्यू मिली हमको। अब मुझे चेक करना है कि इसका उल्टा भी मौजूद है या नहीं है, तो इसका उल्टा क्या होगा, सी कोमा डी कोमा ए कोमा बी। लेट अस चेक कि ये भी इसमें मौजूद है या नहीं है। अगर ये इसमें मौजूद है तो रिलेशन क्या बनना चाहिए, सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए। तो ये वाला रिलेशन इसमें से निकल सकता है ना, ये दोनों एक ही तो बात है। चेक करो, ए प्लस डी का उल्टा डी प्लस ए यहाँ रख दिया और बी प्लस सी का को कॉम्यूटेटिव करके सी प्लस बी यहाँ रख दिया। तो इसमें से इस लाइन में से ये रिलेशन बन सकता है ना, इस लाइन में से क्या रिलेशन बन सकता है, इस लाइन में से ये रिलेशन बन सकता है क्या कि सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए, इस लाइन में से ये रिलेशन बन सकता है। और इसमें से फिर मैं ये बात कह सकता हूं, तो शुरुआत मैंने इससे करी, खत्म इस पे किया, दैट मीन सिमेट्रिसिटी पास्ट। ठीक है, अब चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में अपने को दो चीजें माननी पड़ती है। सबसे पहले मान लो कि ए कोमा बी कोमा आगे बोलो सी कोमा डी, लेट अस सपोज कि ये तो इस रिलेशन में है, तो यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा, ए प्लस डी, बोलो रिलेशन के रूल के अकॉर्डिंग ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये मिला। दूसरी एक और चीज माननी पड़ती है इसके लिए, जो सी कोमा डी से शुरू हो, अब है ना, तो मैं मान लेता हूं सी कोमा डी कोमा ई कोमा एफ, दैट ऑर्डर्ड पेयर आल्सो बिलोंग्स टू आर, ऐसा मान लेते हैं। तो यहां से रिलेशन क्या मिलेगा, सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई। लेट अस कंसीडर दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों के अंदर क्या क्या चीजें कॉमन है, चेक करो, इसके अंदर सी सी दिखाई दे रहा है और डी डी दिखाई दे रहा है। तो या तो सी की वैल्यू निकाल लो उसमें से और इसमें से, या फिर डी की वैल्यू निकाल लो, दोनों को मतलब सेम सेम टर्म्स में लिखो। तो मैं सी की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं, मतलब मैं क्या करने वाला हूं, इक्वेशन 1 में से सी की वैल्यू बताओ क्या है, ये बोलो ए प्लस टी माइनस टी, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 में से भी सी की वैल्यू बोलो डी प्लस ई माइनस एफ। अब सी की वैल्यू ये भी है, सी की वैल्यू ये भी है, दैट मीन्स आरएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। तो आरएचएस इक्वल्स टू आरएचएस अगर मैं रखता हूं, यानी ए प्लस डी माइनस बी इक्वल टू डी प्लस ई माइनस एफ रखता हूं, तो माइनस एफ को जरा इधर ले जाओ, नहीं डी डी तो कैंसिल आउट हो गया, हाँ अब माइनस एफ को इधर ले जाओ, तो ए प्लस एफ
और प्लस बी को उधर ले जाओ, क्या आएगा, ई प्लस बी। क्या इस चीज से ये साबित हुआ क्या कि देखो हमने क्या किया था, इन दोनों को कंसीडर किया था, अब इन दोनों को काटो तो अब ये दोनों भी अगर रिलेशन में आ जाएंगे तो ट्रांजिटिव हो जाएगा ना, पहला और तीसरा भी अगर रिलेशन में आ जाएंगे तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो जो आखिरी में हमारे पास इक्वेशन बनी है, क्या उससे ये साबित हो रहा है क्या भाई ये दोनों इस रिलेशन में है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ना। ए प्लस एफ इक्वल टू ई प्लस बी का मतलब क्या है, ए कोमा बी कॉमा एफ कोमा ई नहीं, ई कोमा एफ बिलोंग्स टू आर। इससे साबित हो रहा है ना, बोलो, इस चीज से ये साबित हो रहा है ना कि ए कोमा बी कोमा ई कोमा एफ बिलोंग्स टू आर है। तो ए कोमा बी नहीं, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी बिलोंग्स टू आर मानने से प्लस सी कोमा डी कोमा ई कोमा एफ बिलोंग्स टू आर मानने से ये साबित हो गया कि ए कोमा बी कोमा ई कोमा एफ भी रिलेशन में है, पहला तीसरा भी रिलेशन में है। दैट मीन्स ट्रांजिटिविटी ऑल्सो पास, तीनों पास, दैट मीन्स द आंसर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, सर हाँ सर अभी आ जाए, कोई छोड़ने वाला नहीं था पहले। क्या कह रहे हो बेटा? अभी आ जाए क्या, कोई छोड़ने वाला नहीं था पहले। अभी आ जाए क्या, आ जाओ ना। -3x + 4 डिवाइडेड बाय x² + 3x + 4। हाँ ठीक है, हमको क्या निकालनी है, रेंज। जब भी रेंज निकालनी हो तो सुनना क्या करना है अपने को क्या करना है, पहले एल्गोरिथम समझो। जब भी रेंज निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, हमको कोई फंक्शन गिवन होगा y = f(x) = सम फंक्शन गिवन होगा, हम इस फंक्शन को x = फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट करेंगे। मतलब y इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ होगा, हम x इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अभी कैसे लिखते हैं, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो y = x + 1 गिवन है, तो x = y - 1 नहीं लिख सकता क्या? ये क्या था, y इज ए फंक्शन ऑफ x था। ये क्या है, x इज ए फंक्शन ऑफ y है या नहीं है? ऊपर वाली चीज क्या है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, नीचे वाली चीज क्या है, x इज ए फंक्शन ऑफ y। तो हमको क्या करना है, x इज ए फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या करना है, कन्वर्ट करना है। फिर हमको ये चेक करना है कि y की क्या क्या वैल्यूज में रख सकता हूं जिससे x रियल बना रहे। क्या बना रहे, वो वैल्यूज ही रेंज है। रेंज क्या है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। रेंज क्या है बेटा, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। ऐसा कन्वर्ट, अभी इस समय ऐसा अभी मैं सपोज करूं यहाँ पे y रख दूं, तो मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि यार y की ऐसी क्या वैल्यूज में रखूं ताकि ये जो है रियल बना रहे, अभी नहीं सोच पा रहा हूँ। लेकिन जब मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाऊंगा तब आप इस पोजीशन में होंगे कि आप सोच पाएंगे कि y की ऐसी क्या वैल्यूज रखी जाए जिससे x क्या बना, यानी इसकी पूरी वैल्यू क्या बनी रहे, रियल बनी रहे। तो पहले तो कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन स्टार्ट करता हूं, दैट मीन्स मैं इसको y = समथिंग लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो y इंटू दिस यानी y इंटू x²। बिल्कुल, पहले कन्वर्ट करो, इजी है तो देखते ही पता चल जाता है भाई, थोड़ा घुमा हुआ है तो कन्वर्ट कर लो, इजी में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो। y इंटू x² y इंटू 3x y इंटू 4y x² - 3x + 4। ठीक है, अब इसमें से देखो क्या करना है, अपने को x की टर्म्स को अलग करना है। तो x की टर्म्स को अलग करूं, x² y - x² + 3xy + 3x, और y की टर्म्स को अगर मैं एक साथ करूं तो ये आ जाता है 4y + 4y - 4 = 0। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट? नो, चलो देखो आगे देखो। अब इसमें से देखो x² की टर्म्स को अलग में अगर मैं अलग करता हूं तो ये बनता है y - 1 × x²। x की टर्म्स को अगर मैं अलग करता हूं तो ये बनता है 3y + 1 × x। सही है ना, 3xy ना, गलत कर दिया। इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3y + 3 बचेगा ना, 3y + 3 × x
और लास्ट कांस्टेंट टर्म बचती है 4y माइनस 4, ये कांस्टेंट टर्म मान लो इज इक्वल्स टू 0। तो आप ध्यान से देखो, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म की दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसमें से x की वैल्यूज जो हैं, उसमें से x की वैल्यूज जो हैं वो रियल कब कब होंगी, मतलब x क्या है, रूट है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, वो रियल कब कब होंगी, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू या तो 0 हो, उसमें क्या होता था 2 इक्वल रियल रूट्स, और ग्रेटर देन 0 में 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो कुल मिलाकर डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 या 0 से बड़ा है तब तक x की वैल्यू रियल रहेंगी, और अगर वो नेगेटिव हो जाएगा तो नॉन रियल रहेंगी। तो यानी कि यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x will be real when डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से डिनोट कर देता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर, अब बी कैपिटल लिख देता हूं क्योंकि मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। बोलो b की वैल्यू क्या है, यहां से कंपेयर तो कर ही पा रहे होंगे कि a ये है, b ये है और c ये है। तो b स्क्वायर क्या है बोलो, 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर, 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या था, ए क्या था y माइनस 1 इंटू c क्या था, c था हमारे पास 4y माइनस, इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करो, करना 9y स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 6 3 जा 18y प्लस 3 स्क्वायर 9। एक बार पहले माइनस 4 का एज छोड़ देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो y इंटू 4y स्क्वायर यानी कि y इंटू 4y यानी कि 4y स्क्वायर, y इंटू माइनस 4y माइनस y इंटू 4y वापस माइनस 4y और माइनस 1 इंटू माइनस 4 प्लस 4, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं, तो 9y स्क्वायर प्लस 18y प्लस 9 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कराओ, माइनस 4 इंटू 4y स्क्वायर बिकम्स माइनस का 16y स्क्वायर। अच्छा ये माइनस 4y माइनस 8y बन गया, माइनस 8y इंटू माइनस 4 प्लस 32y और माइनस 4 इंटू 4 बिकम्स माइनस 16, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 9y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 7y स्क्वायर, राइट। 18y प्लस 32y क्या होता है, प्लस का 50y, और 9 माइनस 16 क्या होता है, माइनस का 7, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ये अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन हमेशा लगभग क्या करते हैं, पहला टर्म पॉजिटिव करते हैं कैसे भी करके, तभी अपन आगे की चीजें सोच पाते हैं। तो पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और याद करो इनइक्वालिटी में अगर पूरी चीज को -1 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिकम्स लेस देन, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो मैं कर देता हूं 7y स्क्वायर माइनस, सबको -1 से मल्टीप्लाई कराया, प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट। अब इसको करो फैक्टराइज, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 7y स्क्वायर 7 7 49, तो लिख सकता हूँ 49y माइनस y प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से 7y कॉमन आया, बचता है y माइनस 7, वहां से -1 कॉमन आया, बचता है y माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाता है y माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 7y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहां से इसके आगे इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती है पता है किसी को, क्लास 11th में चैप्टर नंबर 6 में आई थी। इसके आगे हम इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हम क्या करेंगे, पहले तो इसको इक्वल टू 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इक्वल टू 0 से y की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, फिर वो y की 2 वैल्यूज से नंबर लाइन को डिवाइड करेंगे कितने इंटरवल्स में डिवाइड हुआ, और फिर हम चेक करेंगे कौन सा इंटरवल इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जो जो इंटरवल इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो उसका आंसर है, जो जो इंटरवल इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो उसका आंसर नहीं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको, मैं यहीं पे ब्रेक दे रहा हूं, सबसे पहले हम इसको इक्वल टू 0 मान लेंगे, y माइनस 7 इंटू 7y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बोलो यहां से y की 2 वैल्यूज कौन कौन सी आती है, एक तो आती है 7 और दूसरी वैल्यू 1/7।
तो 7 और 1/7 नंबर लाइन को कितने इंटरवल्स में तोड़ेंगे? ऑब्वियसली 3 इंटरवल्स में, 2 पॉइंट से। तो मान लो ये छोटा नंबर है 1/7 और ये बड़ा नंबर है 7। तो पहली इंटरवल क्या हो गई? -इंफिनिटी से 1/7। दूसरी इंटरवल क्या हो गई? 1/7 से 7। और तीसरी इंटरवल क्या हो गई? 7 से +इंफिनिटी। अब आप बताओ, यहां से कोई पॉइंट उठाओ, -इंफिनिटी से 1/7 के बीच का कोई पॉइंट उठाओ। -इंफिनिटी 0। ठीक है, तो 0 को वहां पे पुटअप करके देखो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हुई क्या? 0 - 7 यानी -7, ये 0 - 1 यानी कि -1, -7 इंटू -1 क्या होता है? तो 7 क्या 0 से छोटा होता है? दैट मीन्स ये इंटरवल आंसर नहीं है। सेकंड इंटरवल चेक करो, 1/7 और 7 के बीच का कोई नंबर बताओ। 1 ले लो, तो 1 - 7 यानी कि -6, और 7 1 जा 7, 7 - 1 इंटू 6, -6 इंटू 6 -36 लेस देन 0 होता है। ये इंटरवल पास हो गई। लास्ट वाले इंटरवल में देखो, 7 और इंफिनिटी के बीच का कोई नंबर बताओ। 8 - 7 दैट इज 1, और 8 7 जा 56 -1, 56 - 1 यानी कि 55। तो 55 क्या लेस देन इक्वल टू 0 होता है? नहीं। तो केवल एक ही इंटरवल सेटिस्फाई हो रही है, और क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू भी लगा हुआ है तो ये दोनों पॉइंट्स भी आएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो इन दोनों पॉइंट्स पे ही तो 0 थी भाई, y = 7 और y = 1/7 पे ही तो इसकी वैल्यू 0 थी। तो ये दोनों पॉइंट्स प्लस इसके अंदर के पॉइंट्स सारे शामिल हैं। तो मुझे बताओ y की ऐसी वैल्यू, सो y की क्या वैल्यूज होंगी यहाँ से जो सेटिस्फाई करेंगी? 1/7 से लेकर 7, इससे x रियल बना रहेगा। देयरफॉर रेंज इज इक्वल्स टू 1/7, 7। देखो ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? पहले फंक्शन को करो कन्वर्ट, पहले क्या करो? फंक्शन को कन्वर्ट करने के बाद ऐसा कुछ सोचो। अब आप एक काम करो, आपके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनो भाई। हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे x इज इक्वल्स टू एज ए फंक्शन ऑफ y। कन्वर्ट हो जाए एक बार, उसके बाद अपन सोचेंगे y की कौन सी ऐसी वैल्यूज रखी जाए जिससे x रियल बना रहे। ठीक है, तो वो जो y की वैल्यूज में रख रहा हूं जिससे x रियल बना रहे, वो वैल्यूज ही रेंज है इस फंक्शन की। ठीक है, तो यहां से हमने क्या, जब अपने इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू 1/7, 7 के बीच में रखने से डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन रहा है। और जब जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा तो रूट्स जो होंगे वो रियल निकलते हैं। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या निकलती है? रियल निकलती है। तो यही इसकी रेंज मानी जाएगी। ठीक है, कोई डाउट? नो। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बाद में वीडियो से देखना। द रेंज ऑफ द फंक्शन, अगेन इसकी रेंज पूछिए, बट अब इसको देखो, कई फंक्शंस तो दिखने में बड़े आसान है, इसकी रेंज के लिए इतना सारा तामझाम करने की जरूरत नहीं। देखो फंक्शन क्या है, y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू, बोलो क्या है? x+3 डिवाइडेड बाय मॉडुलस x+3, राइट? और x शुड नॉट बी इक्वल टू -3। ये चीज इसने इसलिए दे रखी है x शुड नॉट बी इक्वल टू -3, क्योंकि अगर x की वैल्यू -3 कर देंगे तो ये फंक्शन रियल नहीं बनेगा, क्योंकि -3 + 3 0 हो जाता है। तो ये फंक्शन को रियल बनाने के लिए डोमेन में से ये वाला पॉइंट हटा दिया गया। डोमेन इसकी सारे रियल नंबर है, बस -3 नहीं। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि सोचना है कि y की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है। वही तो रेंज है, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, जिससे क्या बना रहे? x रियल बना रहे। तो देखो मॉडुलस फंक्शन हमेशा दो चीजों में टूटता है, या तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, ऐसे में टूटता है। तो आप खुद सोचो, अगर x को नेगेटिव ले लूं, मैं क्या ले लूं? इस फंक्शन को ब्रेक डाउन करूं, इस फंक्शन को ब्रेक डाउन करूंगा तो कुछ ऐसा है, x+3 by x+3 when x+3 greater than equal to 0। मॉडुलस फंक्शन कैसे टूटता था? सेम टू सेम टूट जाता था अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ऊपर तो x+3 एज इट इज है, ऊपर तो छेड़ना ही नहीं है, नीचे का तोड़ना है ना, ब्रेकडाउन तो नीचे का करना है। तो ये x+3 एज इट इज x+3 में ही खुलेगा अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और ये x+3 डिवाइडेड बाय नेगेटिव ऑफ x+3 में खुलेगा जब इसकी वैल्यू लेस देन 0। ऐसे ही खुलता है, ब्रेकडाउन होता है मॉडुलस फंक्शन। बोलो ठीक है, दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब है x+3 by x+3 1,
तो इसकी वैल्यू 1 आएगी जब x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 ये कट जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाय -1 क्या आएगा, -1 जब x प्लस 3 लेस देन 0 होगा। दैट मीन्स इस फंक्शन को ब्रेक डाउन किया तो दो ही आंसर्स आ रहे हैं, या तो आ रहा है 1 या आ रहा है -1। तो आंसर विल बी कर्ली ब्रेसेस में 1, -1। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, ये कर्ली ब्रेसेस है भैया ना। कर्ली ब्रेसेस मतलब केवल ये दो पॉइंट है, इंटरवल फॉर्म नहीं है। ठीक है, समझ आया? समझ आया? क्या बोलो कनिष्का, क्या डाउट है आपको? बोलो, क्यों इतना कंफ्यूज हो? आ गया? ओनली फोकस ऑन द सॉल्यूशन, बाकी इधर उधर की चीजों भूल जाओ। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, ओनली फोकस ऑन द सॉल्यूशन, आगे पीछे देखना ही नहीं है। ये नहीं सोचना है कि मेरी शीट किसके पास है, किसकी शीट मेरे पास है। इसको चीज को बिल्कुल भूल जाना है। वो शीट जो आपके सामने रखी हुई है ना बेटा, वो केवल इतनी से काम के लिए रखी हुई है। आंसर लास्ट में है, आपको टिक करना है राइट या रॉन्ग, बस। उसके अलावा आपको केवल सॉल्यूशन में फोकस करना। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो तनिषा? ये y की वैल्यू है ना, ये y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू -1। हाँ, रेंज क्या होती है? ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y क्या है? y या तो 1 है या -1। तीसरी वैल्यू बताओ y की क्या आ सकती है? x कुछ भी रखो, आपकी जो इच्छा है रखो। बोलो मुझे एक चीज बताओ, इसमें आपकी इच्छा क्या है? x तो क्या रखूंगा? रियल वैल्यू बोलना बस, x की कोई भी रियल वैल्यू बोलो जो आपकी इच्छा हो रही है, बोलो। 1, तो 1 + 3, 1 + 3 मॉडुलस 4, 4 डिवाइडेड बाय मॉडुलस 4 1, आंसर बनाया। और कोई वैल्यू रखो, सपोज करो मैं रख दूं -5, -5 + 3 -2, -5 + 3 -2 का मॉडुलस 2, आंसर -1। तो या तो आंसर बनाएगा या आंसर -1 आएगा। तीसरा कोई आंसर कोई ला सकता है क्या? x की कोई भी वैल्यू रख लो, मर्जी चाहे। तो रेंज क्या होती है? उस फंक्शन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, आउटपुट क्या क्या हो सकता है, वही तो रेंज है। आउटपुट क्या क्या हो सकता है, वही तो रेंज है। तो आउटपुट इसमें से 1 और -1 ही तो निकल रहा है, बताओ। 1 और -1 ही निकल रहा है, देयरफॉर इट विल बी द रेंज। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और था, उसको भी फिर साथ में ही ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 किया ना अभी हमने, इसका आंसर तो डी है बेटा, है ना, मार्क कर लेना। ये रहा, इसी का अगला रखा हुआ है, 5th वाला क्वेश्चन। ये भी अपन ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, क्या है बेटा? इसको डिलीट कर दूं ना? देखो क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू, तो मैं जूम आउट जूम इन कर देता हूं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, कौन सा है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x माइनस अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और यहाँ पे इसको रियल बनाए रखने के लिए, अच्छा x कोई भी रियल ले लो, ये रियल बना रहेगा, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, x कोई भी ले लो, ये रियली बना रहेगा। ठीक है, आपको इसकी रेंज निकालिए। रेंज क्या होता है? ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, राइट, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। अब आप सोचिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दो ही चीजों में ब्रेक डाउन होता है, या तो आप x इंटीग्रल वैल्यू लो या मत लो, इससे अलावा तीसरी केस तो बनता ही नहीं है इसमें। तो आप एग्जांपल लेके भी सॉल्व कर सकते हो। एक कोई भी इंटीग्रल वैल्यू बताओ x की, इंटीग्रल मतलब इंटीजर वैल्यू बताओ, कोई भी बोलो। 1। तो देखो अगर मैं x एक इंटीग्रल वैल्यू रखता हूं, यानी आपने क्या रखा, x इज इक्वल्स टू 1 रखा, तो y की वैल्यू क्या आई बोलो? 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, राइट? ऐसे ही सॉल्व करोगे। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आई होप सबको सॉल्व करना आता है। तो 1 माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा, और 1 प्लस 1, 1 का अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही होगा। 1 माइनस 1 0, और 0 बाय 1 यानी कि 0। तो y की वैल्यू क्या आई? 0। यानी कोई भी इंटीग्रल वैल्यू रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 बनेगी। अब नॉन इंटीग्रल वैल्यू रख के देख लो, x नॉन इंटीग्रल वैल्यू रख के देख लेते हैं।
बोलो, तो बोलो क्या रखूं x, बोलो 1.5, ओके। तो y की वैल्यू बोलो, y की वैल्यू बोलो 1.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.5, राइट। 1.5 माइनस 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा 1, 1 प्लस 1.5 माइनस 1.5 का अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा 1 बनेगा, राइट। ठीक, तो 1.5 माइनस 1.5 और यहाँ पे 1 माइनस 1 कैंसिल 1.5, तो 5 डिवाइडेड बाय 15 हो गया, दैट मीन्स 1/3, ठीक है। अब जब अपन नॉन इंटीग्रल वैल्यूज ले रहे हैं तो आंसर सेम नहीं आएगा, इंटीग्रल वैल्यू पे तो आंसर 0 आएगा, कुछ भी कर लो। क्यों, देखो एनालाइज करने की बात है। इंटीग्रल वैल्यू पे आंसर सेम इसलिए आएगा क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएंगे भाई, ये इंटीजर और ये सेम इंटीजर 0 बनेगा ही बनेगा, कुछ भी हो जाए, और 0 न्यूमरेटर बनेगा तो आंसर। अब नॉन इंटीग्रल वैल्यू में एक बार तो आ गया 1.5, अगर सपोज करो मैं इमेजिन करो यहाँ पे 1.2 लेता तो 1.2 तो ये 0.2 डिवाइडेड बाय 1.2 बनता, यानी 1/6 बनता। अच्छा और कुछ लो, 1.9 लो जरा, 1.9 1.9 1.9 1.9, तो ये 1.9 माइनस 1.9 और ये हो जाता 1.9, तो 9 डिवाइडेड बाय 1.9 समथिंग 9/19 बनता, 9/19 बनता। तो वैल्यू चेंज हो रही है नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे। बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है वो सोचना है आपको, क्या सोचना है, बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है। तो आप खुद सोचो, बड़ी से बड़ी वैल्यू निकालने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा आपको, आपको इस तरीके से सोचना है। बताओ फंक्शन क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, आगे बोलो 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। इस x को एक बार x माइनस 1 मानो, मतलब जो भी आंसर है उसका एक मतलब एक इंटीजर माइनस करके देखो, वो उसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू होगी। देखो कैसे, तो अगर मैं इस x को x माइनस 1 मानो, नीचे भी ऐसे ही करूं 1 प्लस एक्स माइनस 1, देखना क्या आएगा, x माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे बोलो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 1, x माइनस एक्स कैंसिल आउट, x माइनस एक्स कैंसिल आउट, क्या आया 1 डिवाइडेड बाय 2। तो बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या आएगी 1/2। अभी देखो अभी भी जो वैल्यूज आई थी, जैसे पहले क्या आई थी 1/3, 0.33 1/2 से छोटी आई थी। उसके बाद फिर एक एग्जांपल और लिया अपन ने 1/6, 1/6 भी कितना होता है 1.4 नहीं, 1/6 कितना होगा 0.16666 होगा, 0.3 का भी हाफ होगा ना, वो भी 1/2 से छोटी। अभी 9/19 आई, तो 9/19 भी बताओ 1/2 से छोटी है भाई, 8.5/19 होती है ना 1/2, तो 19 का आधा क्या होता है 9.5, सॉरी 9.5/19 होती है ना 1/2, तो अभी मेरे पास तो केवल 9/19 ही है, तो 1/2 से तो छोटी है ना, ठीक है। तो कुल मिला के 1/2 से छोटी छोटी वैल्यूज आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1/2, लेकिन वो 1/2 वैल्यू भी कभी भी अटेन नहीं होगी, कभी भी अटेन नहीं होगी। आप खुद सोच के देखो 1/2 अटेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1/2 अटेन करने के लिए आपको इस पूरी चीज की वैल्यू, मतलब ऊपर इस पूरी चीज की वैल्यू 1 बनानी पड़ेगी, नीचे इस पूरी चीज की वैल्यू 1 बनानी पड़ेगी, तब जाके 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 1/2 होगा, होगा। अब आप खुद सोचो कि इस पूरी चीज की वैल्यू और इस पूरी चीज की वैल्यू 1 और 1 तो कभी भी नहीं हो सकती, हो सकती है क्या, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x कभी भी 1 हो सकता है क्या, 0 हो सकता है, ठीक है। और x माइनस अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x कभी भी 1 नहीं हो सकता है, दैट मीन्स 1/2 नहीं होगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू फिर भी 1/2 ही रहेगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के केस में हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू मानने के लिए अपन इसको ब्रेक डाउन करेंगे किसमें, x माइनस 1, इसको ब्रेक डाउन करेंगे किसमें x माइनस। जब भी कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन आ जाए, उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू या रेंज पूछे, तो अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ब्रेक डाउन करेंगे x माइनस 1 में, दोनों ही केस में। उससे जो आंसर आएगा दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, बट वो वैल्यू भी अटेन नहीं होगी, उससे छोटी छोटी वैल्यू रहेगी, और मिनिमम वैल्यू तो 0 आ ही रही है, देख रहे हैं नेगेटिव तो कभी भी आंसर आया ही नहीं हमारा, इंटीग्रल वैल्यू पे 0 आ रही है,
तो आंसर क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है, बोलो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 0, और 0 खुद भी शामिल है और 1/2 लेकिन 1/2 शामिल नहीं है। आंसर देखो ऑप्शन नंबर बोलो। देखो इसकी वैल्यू x-1 जो आप रख रहे हो वो कभी भी रख तोड़ ना सकते हो। इस फंक्शन के लिए क्या आंसर आ रहा है 1/2, कहाँ आया इस फंक्शन के लिए। मुझे एक चीज बताओ आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, समझाओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर इंटीग्रल वैल्यू है तो एज इट इज, जैसे 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, राइट। और अगर 1 के साथ कुछ पॉइंट है जैसे 1.9 तो 1, तो माइनस क्या किया आपने 1.9 से, -1 नहीं किया, 0.9 ही तो माइनस किया। आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो 1.9 का आंसर 1 बता रहे हो बेटा, तो आपने 1.9 में से 0.9 ही तो माइनस किया है, तभी तो 1 ला रहे हो। आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.2 का आंसर 1 बता रहे हो, तो आप इसमें से -0.2 ही तो कर रहे हो। तो आप 1 कभी माइनस कर सकते हो क्या, कभी भी नहीं कर सकते। आप वहां पे 1 माइनस करके देख रहे हो लेकिन वो कर थोड़ा ना सकते हो। 0.9 भी नहीं कह सकता, 0.99999 बिल्कुल 1 की तरफ टेंड होता हुआ कोई नंबर माइनस करोगे आप हमेशा, पर एक्चुअली 1 माइनस नहीं करोगे। 1 माइनस करने से 1/2 आ रहा है, बट यू कैन नॉट माइनस 1। दैट मीन्स वो जो वैल्यू आ रही है वो खुद आंसर नहीं हो सकती, उससे पहले पहले के आंसर हो सकते। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम 1 को माइनस नहीं करते हैं, 1 की तरफ टेंड होता हुआ वो नंबर माइनस करते हैं जो उसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे 1.9 में 0.9 जुड़ा हुआ है, 0.9 माइनस करेंगे, 0.2 जुड़ा हुआ है 0.2 माइनस करेंगे, 0.3 जुड़ा हुआ है, यानी 1 से छोटा नंबर माइनस करते हैं, 1 से छोटा नंबर माइनस करते हैं। मैंने एक बार 1 माइनस करके देख लिया, आंसर आया 1/2, बट एक्चुअली 1 माइनस नहीं करना था, 1 से छोटा नंबर माइनस करना था, तो आंसर विल बी 1/2 से छोटा। क्लियर है, ठीक है ना। तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के केस में रेंज निकालने का तरीका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ क्वेश्चंस काफी आसान है। Let x be a family of sets and R be a relation on x defined by R is equals to a, b such that a is disjoint from b। पहले क्वेश्चन समझो। x के अंदर क्या है, सेट्स हैं। क्या है, सेट्स। सेट्स मतलब सेट a भी हो सकता है, सेट b, कोई नेचुरल नंबर का सेट भी हो सकता है, कोई होल नंबर का सेट हो, कोई इंटीजर का, ऐसे बहुत सारे सेट्स रखे हुए हैं। इस तरीके से रखे हुए हैं कि अब रिलेशन जब मैं बना रहा हूं, x तो बड़ा सेट है, इस बड़े सेट में से मैं रिलेशन बना रहा हूं, तो रिलेशन में मैं केवल वो ही सेट पिक कर रहा हूं जो एक दूसरे से डिसजॉइंट है, जो एक दूसरे से, जैसे कि सपोज करो मैं z प्लस को पिक कर रहा हूं और z माइनस, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स डिसजॉइंट है ना, कुछ भी कॉमन थोड़ा ना होता है दोनों में, कॉमन होता है क्या पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स। सपोज करो मैं इवन और ऑड का कोई सेट बना होगा इसमें, तो इवन और ऑड नंबर्स का कोई सेट पिकअप कर लूंगा क्योंकि उन दोनों में भी कोई भी चीज कॉमन नहीं है। मतलब डिसजॉइंट सेट्स को पिक कर करके आपको एक ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, और उन ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट बनेगा वो मेरा रिलेशन सेट है। ठीक है, क्लियर है। अब आपको चेक करना है कि इस तरह का जो सेट बनेगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा या तीनों ही होगा, ये चेक करना है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि R के अंदर दो तरह के सेट हैं, A, B, सच दैट A B से डिसजॉइंट है। तो A B से डिसजॉइंट को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूं कि A और B का इंटरसेक्शन फाई है। लिख सकता हूं, पूरा लिखूं A is disjoint from B, दैट मींस A, निशिता, A इंटरसेक्शन B का जो आंसर है वो क्या है, फाई है। आप कैमरे की नजर में हैं, ठीक है, हाँ जी। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करना जरा। रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए क्या देखते हैं कि खुद का खुद से भी रिलेशन साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सपोज करो A का A से ही रिलेशन साबित करें तो वो होगा या नहीं होगा, A कोमा A बिलोंग टू R होगा या नहीं होगा। तो मुझे बताओ A इंटरसेक्शन A कभी भी फाई होता है क्या, A ही होता है, तो मेरे को फाई चाहिए, दैट मीन्स A कोमा A डज नॉट बिलोंग टू R है, दैट मीन्स A कोमा A डज नॉट बिलोंग टू R है, तो रिफ्लेक्सिविटी फेल। सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी में क्या होता है, A कोमा B बिलोंग टू R तो मान लेते हैं और चेक करते हैं B कोमा A भी बिलोंग टू R है या नहीं।
तो ए कोमा बी बिलोंग टू आर का मतलब क्या हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फाई। तो ए इंटरसेक्शन बी फाई है, तो यहां से ये भी तो लिख सकते हो कि बी इंटरसेक्शन ए बी फाई है या नहीं है। इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव होता है ना, ए का बी से इंटरसेक्शन करो या बी का ए से इंटरसेक्शन करो, सेम आता है। तो अगर बी इंटरसेक्शन ए फाई है, दैट मीन्स बी कोमा ए बी बिलोंग टू आर है। तो ए कोमा बी बिलोंग टू आर से शुरू करके बी कोमा ए बिलोंग टू आर पे खत्म किया, दैट मीन्स सिमेट्रिसिटी पास्ट। अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी में क्या मानते हैं, दो चीजें मानते हैं। पहले तो ये मानो और फिर ये मानो, और उससे चेक करो कि ए कोमा सी बिलोंग टू आर है या नहीं। तो ए कोमा बी बिलोंग टू आर से रिलेशन क्या निकला कि ए इंटरसेक्शन बी पाई है, और बी कोमा सी बिलोंग टू आर से रिलेशन क्या निकला कि बी इंटरसेक्शन सी बी पाई है। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी फाई है, यानी ए और बी में कोई चीज कॉमन नहीं है, बी इंटरसेक्शन सी फाई है, बी और सी में भी कोई चीज कॉमन नहीं है, तो क्या ए और सी में कोई चीज कॉमन होगी, सोच के देखो। हो सकती है, कैसे, सपोज करो, अब आप ऐसे देखोगे सर ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, तो ए ऐसे बना लो, बी ऐसे बना लो। फिर आप कहोगे सर बी और सी में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो बी और ऐसे बना लो, सी ऐसे बना लो, अभी भी तो ए और सी में भी कॉमन नहीं है, सही हो गया है। तो जरूरी है कि इस तरीके का पैटर्न बने, क्या पैटर्न ऐसे नहीं बन सकता, ए और सी में तो कॉमन ले लो, बी अलग ले लो। देखो अभी भी ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, अभी भी बी और सी में कुछ कॉमन नहीं है, बट ए और सी में तो कॉमन आ गया ना। तो हो सकता है कि ए का बी से इंटरसेक्शन फाई है, बी का सी से इंटरसेक्शन फाई है, और फिर भी ए का सी से इंटरसेक्शन कुछ निकल जाए। तो ये चीज, इन दोनों चीजों से आई कैन नॉट से दैट, इन दोनों बातों से आई कैन नॉट से दैट कि बी सॉरी बी नहीं, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू फाई, इज नॉट इक्वल टू फाई कहूंगा, मतलब फाई नहीं आया। दैट मीन्स कि ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू आर, ये होना चाहिए था बट ये नहीं हुआ, दैट मीन्स ट्रांजिटिविटी फेल। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी पास हुई, सिमेट्रिसिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक ओनली, सिमेट्रिक ओनली, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ आया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7th की तरफ। हाँ 7th काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है। बोलो तनिषा, क्या डाउट है, बोलो बोलो। पेन पेंसिल लेनी है तो ले लो, और कुछ डाउट है तो मुझसे पूछो। लेट ए बी द नॉन एम्प्टी सेट ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली। ए क्या है, एक ऐसा सेट है जिसमें किसी पर्टिकुलर फैमिली के सारे बच्चे डाल दिए, सारे चिल्ड्रन डाल दिए, कोई पर्टिकुलर फैमिली उठाई, उसके सारे बच्चों को एक ए सेट में डाल दिया, और वो नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी मतलब ऐसा नहीं कि उस फैमिली में बच्चे ही नहीं है, ऐसा आप केस कंसीडर नहीं कर सकते, बच्चे हैं तो सही। देन द रिलेशन आर इन ए डिफाइंड बाई, अब उनमें से ऑर्डर्ड पेयर बनाया दो बच्चों का, तो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बनाना है ओनली जिसमें ए बी का भाई हो, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, केवल वही आप उठा सकते हो। और दूसरे, जैसे आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो सारे बच्चों का सारे बच्चों से ऑर्डर्ड पेयर मिल गया है ना, सीमा कोमा रोहन मिल गया, रोहन कोमा मीना मिल गया, मीना कोमा सीमा मिल गया, सारे जितने बच्चे थे सबका ऑर्डर्ड पेयर मिल गया। बट अब उनमें से वो ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट करना है जिसमें पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट का भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी है, ठीक है ना। तो ऐसा रिलेशन है। अब मुझे बताना ऐसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा, या सारे ही होगा। तो मुझे एक चीज बताओ, रिलेशन क्या है, इसको डिलीट करता हूं। रिलेशन क्या है, दो बच्चे हैं ऑर्डर्ड पेयर में ए कोमा बी, सच दैट ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अब सबसे पहले क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी। तो मुझे बताओ ए कोमा ए टाइप का कोई ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन आर में हो सकता है क्या, ए का ही भाई है, ऐसा थोड़ा हो सकता है। हाँ मैं मेरा ही भाई हूँ, ऐसा तो कभी सुना नहीं है कोई रिलेशन, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता हूँ। तो ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर है, बिकॉज ए कैन नॉट बी द ब्रदर ऑफ ए कैन नॉट बी द ब्रदर ऑफ ए, राइट और रॉन्ग, बताओ तो सही। तो ए कोमा ए कैन नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर रिफ्लेक्सिविटी फेल। अब बात करते हैं सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी में हम क्या करते हैं कि ए कोमा बी बिलोंग टू आर मान लेते हैं, मान लिया, दैट मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी भी मानना पड़ेगा, ए इज द ब्रदर ऑफ बी।
अब मानने के बाद मुझे ये चेक करना है कि इसका उल्टा भी एग्जिस्ट करता है क्या। तो अगर ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई होगा क्या, सोच के बताओ। बहन भी हो सकती है, बहन भी तो हो सकती है। तो B इज द ब्रदर ऑफ ए 100% साबित नहीं हुआ ना, पार्टली साबित हुआ, पार्टली साबित हुआ दैट मींस फेल हुआ, पूरा का पूरा साबित होना चाहिए था। तो A इज द ब्रदर ऑफ B से वी कैन नॉट से दैट B इज द ब्रदर ऑफ A। इस बात से अपन उल्टा नहीं बोल पाए, ये बात अपन नहीं बोल पाए, लेकिन जरूरी होने वाली चीज तो लेंगे ना भाई। 1,2 अगर उस सेट में है तो 2,1 100% होना चाहिए, देन ओनली इट विल बी सिमेट्रिक, देन ओनली इट विल बी सिमेट्रिक। तो अगर ए बी का बाई है तो बी ए का बाई 100% होना चाहिए, देन ओनली इट विल बी सिमेट्रिक। अभी 50-50 चांसेस है, बहन भी हो सकता है और भाई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो B, A बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग टू R लिख दूंगा, देयरफॉर सिमेट्रिसिटी बी फेल। बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। तो ट्रांजिटिविटी में हम क्या मानते हैं कि A, B बिलोंग टू R है। तो मान लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि A इज द ब्रदर ऑफ B भी मान लिया हमने, A इज द ब्रदर ऑफ B। और दूसरी चीज क्या माननी पड़ती है कि B, C भी बिलोंग टू R है। इससे क्या चीज पता चली कि B इज द ब्रदर ऑफ C। अब A इज द ब्रदर ऑफ B और B इज द ब्रदर ऑफ C से क्या ये चीज साबित हो जाती है कि A इज द ब्रदर ऑफ C। A B का भाई है, B C का भाई है, तो क्या A C का भाई होगा, सोचो 100% होगा। सुनो, A B का भाई है, A B का भाई है, दैट मींस A तो मेल है, 100% मेल है। A B का भाई है तो A 100% मेल है, और B के दो चांसेस हैं, या तो मेल या फिर, लेकिन ये कह रहा है B C का भाई है, तो फिर ये फीमेल होने के चांसेस खत्म हो गए, क्योंकि B C का भाई तो तभी होगा ना जब B भी मेल होगा। अब C के दो चांसेस हो गए, या तो C मेल है या C मेल होगा तो भी A C का भाई कह सकते हो, और C फीमेल होगा तो भी A C का भाई A तो 100% C का भाई है, दैट मींस A, C ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो इन दो बातों से आई कैन से दैट A इज द ब्रदर ऑफ C। और अगर A इज द ब्रदर ऑफ C है दैट मींस A, C विल श्योरली बिलोंग टू R, यानी कि ट्रांजिटिविटी फेल। तो दो चीजें फेल, ट्रांजिटिविटी पास, दो चीजें फेल हो गई और ट्रांजिटिविटी पास हो गई। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट किया था तो सबको फ्री के मार्क्स को, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी है। पहले तो देखिए आप पकड़ पाते हो क्या कमी, ट्राई करना। अच्छा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, शायद मिसलेनियस का फर्स्ट है या फिर एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट है। क्या कह रहा है, आर स्टार बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। भाई आर स्टार एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे के सारे नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स है, बट जीरो नहीं है, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि आर स्टार एक ऐसा सेट है जिसमें आर तो है, सारे रियल नंबर्स हैं, बट उसमें क्या नहीं है, जीरो नहीं। ठीक है, करते भी जाते हैं एंड टू एंड। आर स्टार एक ऐसा सेट बता दिया इन्होंने जिसमें सारे रियल नंबर्स हैं, बस उसमें क्या नहीं है, जीरो नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंक्शन डिफाइन है नेचुरल नंबर से आर स्टार पे, फंक्शन डिफाइन है किस पर, नेचुरल नंबर से आर स्टार मतलब वही आर माइनस जीरो। और किस तरीके से डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/, देखो यहां पर तो सारे नेचुरल नंबर्स हैं, बोलो सारे नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे सारे के सारे नॉन जीरो रियल नंबर्स, ये तो n है, ये क्या है, आर स्टार। नॉन जीरो रियल नंबर्स कुछ एग्जांपल दो देखें, जैसे कि -2 -1, जीरो तो है नहीं, उसके बाद 1 2 3 4, और कुछ एक डेसिमल भी ले लिया करो, क्योंकि रियल कह रहा है वो, तो रियल में तो डेसिमल वाले नंबर्स भी आते हैं। हर एक तरह का एक एग्जांपल पुटअप करके आप चेक कर सकते हैं। अब आपको चेक करना है कि ये 1 1 है, ऑन 2 है, ये क्या है। तो 1 1 में एक की इमेज एक बनती है, और फंक्शन कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/,
x, यानी कि रेसिप्रोकल करना है। बोलो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, 2 का रेसिप्रोकल कोई 1/2 भी रहा होगा यहाँ पे, तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 रहा होगा कोई, तो सबका एक ही रेसिप्रोकल हो रहा है। गलत नहीं है क्वेश्चन, सही है, सही है, सबका एक ही रेसिप्रोकल हो रहा है। बोलो किसी के 2 रेसिप्रोकल्स पॉसिबल हैं क्या कभी भी? कोई भी एक 2 नंबर ऐसे बोलो जिसका रेसिप्रोकल सेम हो जाता हो, नहीं है ना। 2 का रेसिप्रोकल 1/2 है, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 है, तो सबके एक एक ही रेसिप्रोकल होगा, तो 1 1 तो है। अब ऑन टू की बात करें तो उधर सब ऑक्यूपाई होना चाहिए। मुझे बताओ -2 किसी का रेसिप्रोकल है? नेचुरल नंबर में से कोई नंबर है, नेचुरल नंबर में से कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका रेसिप्रोकल -2 हो? है क्या? -1 हो, है क्या? तो नेगेटिव नंबर सब एक्सक्लूडेड हो गए, तो ऑन टू नहीं है। 1 1 है बट ऑन टू नहीं। ऑप्शन नंबर 3 के मत देना भाई मार्क्स, मैंने थोड़ा मिसराइट कर लिया, सही है क्वेश्चन। हाँ, आंसर विल बी 1 1 बट नॉट ऑन। हाँ, आप ऑप्शन देखो, ABCD में से कुछ ऑप्शन है, ऑप्शन पे चेक करो, आगे जो लिखा हुआ है उसको देखना ही नहीं है किसी को भी। और आगे से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा, वैसे तो मैं OMR शीट दे दूंगा, कुछ लिखने का स्कोप ही नहीं बचेगा, बट फिर भी अगर नहीं भी देता हूं तो आपको केवल आंसर लिखना है ABCD, बस, दैट्स इट। क्लैरिफिकेशन नहीं देनी होती है, क्लियर है? अगर क्वेश्चन गलत है तो वैसे भी फ्री के मार्क्स मिल जाने आपको, आपको अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन देके आप उल्टा उसको भी खत्म कर रहे हो। आपने OMR शीट में गलती से भी कुछ लिख दिया ना, भले क्वेश्चन गलत हो, लेकिन वो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप तो ABCD अटेम्प्ट करके आओ, अगर आपको लगता है क्वेश्चन गलत है, आप आपके हिसाब से अटेम्प्ट करके आओ, अगर गलत होगा तो वैसे ही फ्री के मार्क्स मिलेंगे, अटेम्प्ट नहीं करोगे तो नहीं मिलेंगे फ्री के मार्क्स। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, ऐसे क्यों ऑप्शन देगा? ऑप्शन ऐसे ही देगा जो करेक्ट होंगे। ऑप्शंस 4 ऑप्शंस ऐसे ही देगा जिसमें से एक आंसर बन सकता है, ऐसे ऑप्शंस नहीं देगा कि 2 आंसर बन पा रहे हैं। MCQ में 4 ऑप्शन हमेशा ऐसे ही देगा कि 3 गलत और 1 सही हो, ठीक है ना, क्लियर है? 2 आंसर गलत सही होने के तो फिर वो क्वेश्चन ही सेट नहीं हुआ ना, 2 गोले थोड़ा ना भर के आओगे। आपकी जो शीट है वो एक मशीन होती है OMR रीडर, उससे चेक होगी, तो उसमें वो आपका पेपर जाएगा अंदर और वो मशीन से आइडेंटिफाई होगा। तो डार्क भी भरना है आपको गोलों को, और गोलों को बाहर भी नहीं निकालना है, क्योंकि सर्किल के अलावा अगर आपने मान लो ऐसा गोला भरा हुआ है, ऐसा ऐसा भरा हुआ है, तो मशीन उसको रीड नहीं करेगी। आपको सर्कुलर शेप में ही गोला भरना है, ब्लू बॉल पॉइंट पेन या फिर ब्लैक। तभी तो कह रहा हूँ कि आपको MR शीट पे पेपर दिलवाएंगे, तभी तो आपकी प्रैक्टिस होगी, नहीं तो आधे बच्चे तो गोला भरना ही नहीं जानते, आज तक भरा ही नहीं, कभी इस तरह का पेपर ही नहीं दिया, ठीक है ना। तो आपको और कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देना, केवल गोला भर के आना है, दैट्स इट, है ना। कोशिश करेंगे नेक्स्ट एग्जाम में आपका OMR कर। चलो क्वेश्चन नंबर 9, द फंक्शन फ्रॉम, बोलो क्या है ये शायद गलत था, वो सही था, ये गलत था। एक क्वेश्चन तो इसमें गलत था, ये देखा था मैंने, चलो चेक करते हैं, क्या पता ये वाला वो क्वेश्चन। बोलो फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है, बोलना जरा। Z to N, तो फटाफट से रफली बना दो। Z मतलब इंटीजर्स, इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सारे होते हैं, -3 -2 -1। तभी तो कहा था इस चैप्टर को करने के लिए नंबर की नॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए। इंटीजर होते क्या है, नंबर्स होते क्या है, रियल नंबर्स कौन से होते हैं, इरेशनल कौन से होते हैं, रैशनल कौन से होते हैं। तो Z to व्हाट N। नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 3। हाँ, ये वाला क्वेश्चन गलत है बेटा, इसमें फ्री के मार्क्स देंगे। बोलना fx अगर अटेम्प्ट किया है तो, खाली छोड़ के आया तो नहीं मिलेंगे। fx इज इक्वल्स टू क्या कह रहा है वो, x²। अब आपको क्या चेक करना है कि वही 1 1 है या ऑन टू। बोलो -3 की इमेज क्या बनेगी, कोई 9 रहेगा इसमें, कोई 9 रहेगा क्या? स्क्वायर करोगे तो -3 की इमेज 9 बनेगी, और कोई 3 होगा उसकी इमेज भी। तो ये चीज तो क्लियर हो गया कि 1 1 तो नहीं है, मैनी 1 है। सिमिलरली -2 की इमेज भी 4 बनेगी, और 2 की इमेज भी 4 बनेगी। तो 1 1 तो है क्या? नहीं है, ऑन टू की बात करते हैं। तो इधर कोई नंबर छूट रहा है क्या, जिसकी मतलब कोई ऐसा नंबर है जिसकी इधर प्री इमेज ना हो? जैसे 3 है, तो 3 कौन से इंटीजर की स्क्वायर होता है? किसी भी इंटीजर का स्क्वायर नहीं होता भाई। 3 का स्क्वायर करने के लिए यहाँ पे √3 मौजूद होना चाहिए, और इंटीजर्स में √3 क्यों मौजूद होगा, होगा ही नहीं। तो 3 की प्री इमेज नहीं मिली ना, तो ये ऑन टू नहीं है।
तो आंसर होना चाहिए, बोलो क्या आंसर होना चाहिए? 1 1 बट नॉट ऑन टू। हाँ सॉरी, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये आंसर होना चाहिए। और ऑप्शन में भी है। आप कहोगे सर सही तो है, क्वेश्चन में गलती है। बताओ, आइडेंटिफाई करो क्या गलती, करो आइडेंटिफाई। ये फंक्शन ही नहीं है। वेरी गुड। अरे भैया जीरो की इमेज बताओ, वहां मौजूद है क्या? जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, जीरो तो वहां मौजूद ही नहीं है, नेचुरल नंबर लिया है। तो एक भी एलिमेंट जिसकी इमेज ही मौजूद नहीं है, दैट इज नॉट ए फंक्शन, दैट इज फंक्शन ही डिफाइन सही नहीं था। कब डिफाइन होता, कब डिफाइन होता? जब नेचुरल की जगह क्या लेते, होल नंबर लेते, ताकि वहां पे जीरो भी मिल जाता और जीरो की इमेज जीरो बन जाती। तब इसका आंसर होता नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अभी इसका आंसर क्या है? फंक्शन नॉट डिफाइंड। अगर ऑप्शन में ये भी है फंक्शन नॉट डिफाइंड, देन इट विल बी द आंसर। और अगर सपोज करो ऐसी सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो गई एग्जाम में, आप पहला ऑप्शन क्या ढूंढेंगे? फंक्शन नॉट डिफाइंड। मिल जाता है तो उसको गोला भरेंगे। बाय द वे ऐसा ऑप्शन नहीं है तो फिर आप उस चीज को इग्नोर करके भाई फंक्शन डिफाइन मानते हुए आंसर क्या टिक करके आएंगे? नाइदर 1 1 और फिर फ्री के मार्क्स मिले तो भी ठीक, और जितना सॉल्व कर सकते थे उतना अपन ने कर लिया, नाइदर 1 1 और ऑन टू। ठीक है ना? ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे क्योंकि 100% है कि क्वेश्चंस गलत भी आते हैं। 100% है ये। तो देखना एक आध क्वेश्चन तो गलत आता ही है। अब ऐसा नहीं है कि आपके सेट में आ जाए, आपके सेट में नहीं है, क्योंकि सेट्स अलग अलग बनेंगे सबके। हो सकता है आपके सेट में आ जाए, आपके में नहीं है, वो किस्मत वाली बात। पर क्वेश्चन गलत होता है ना तो उल्टा हमको ही दिक्कत होती है, हमारा टाइम वेस्ट होता है पेपर में सोचने में। तो होपफुली आपके क्वेश्चंस गलत ना बने। तो इसका आंसर वैसे तो डी है, बट आपको अगर किसी ने भी अटेम्प्ट किया तो सबको फ्री के मार्क्स दे दो, क्योंकि सही तो सही चीज ही होती है, गलत तो गलत ही है ना? 10th क्वेश्चन देखो। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस। दुनिया की सारी स्ट्रेट लाइंस को एक सेट में डाल दिया एल के। उसमें लाइन एल भी हो गई, लाइन एम भी हो गई, लाइन एन भी हो गई। स्ट्रेट लाइन समझते हो ना, सीधी लाइन है जो इनफाइनाइटली वैरी करती है इधर उधर हर जगह। अब उनमें से क्या किया इन्होंने? एक रिलेशन बनाया। रिलेशन में इन्होंने क्या किया बेटा? ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिए दो लाइंस के, सच दैट एल शुड बी परपेंडिकुलर टू। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिए जो दो लाइन परपेंडिकुलर है, उनके ऑर्डर्ड पेयर इन्होंने पिक कर लिए और रिलेशन सेट बना दिया। ठीक है? अब सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक कर। तो मुझे बताओ कोई भी लाइन का डबलेट मौजूद होगा क्या इस रिलेशन में? कोई भी लाइन खुद से परपेंडिकुलर होती है क्या? बोलो तनिषा, कोई भी लाइन खुद से परपेंडिकुलर होती है क्या? लाइन खुद से पैरेलल जरूर होती है पर परपेंडिकुलर नहीं होती है। कभी भी क्वेश्चन है भी कोई भी लाइन खुद से पैरेलल होती है, यस आंसर, आंसर क्या रहेगा? यस। और कोई भी लाइन खुद से परपेंडिकुलर होगी? नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? वैसे डेप्थ में जाएं तो पैरेलल भी नहीं होती है, कोइंसिडेंट होती है, क्योंकि खुद की लाइन खुद से ही बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन कर रही है, तो बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन करती है तो उसको पैरेलल नहीं कहते। पैरेलल का मतलब तो ये होता है नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली फिर उसको उसी केस में मान लिया जाता है कि हाँ कोई भी लाइन खुद से पैरेलल, बट कोई भी लाइन खुद से परपेंडिकुलर, कोई भी लाइन खुद से 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएगी? तो ये कभी भी बिलोंग टू आर नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिविटी फेल। सिमेट्रिसिटी बोलो। सिमेट्रिसिटी में मैंने मान लिया कि एल एम बिलोंग, तो हमें ये मिल गया कि एल परपेंडिकुलर टू एम है। तो मुझे बताओ एल परपेंडिकुलर एम को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एम परपेंडिकुलर टू एल, क्योंकि अगर एल एम से परपेंडिकुलर है तो एम भी एल से परपेंडिकुलर है। और एम परपेंडिकुलर एल से आप ये लिख सकते हो कि एम कोमा एल बिलोंग टू आर। तो शुरुआत आपने करी एल कोमा एम बिलोंग टू आर, खत्म आपने किया एम कोमा एल बिलोंग टू आर, दैट मींस सिमेट्रिसिटी पास्ट। अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या मानते हैं बेटा? कि एल कोमा एम बिलोंग टू आर है, तो यहां से क्या मिलेगा कि एल परपेंडिकुलर टू एम है, इक्वेशन नंबर या स्टेटमेंट नंबर 1। दूसरा क्या, ये लेट करते हैं, मानते हैं ना। दूसरा क्या लेट करते हैं कि m कोमा एन भी बिलोंग टू आर है, तो वहां से क्या मिलेगा कि m परपेंडिकुलर टू n ये भी है, राइट? तो अगर l m के परपेंडिकुलर है और m n के परपेंडिकुलर है तो क्या l n के परपेंडिकुलर होगा? पैरेलल होगा। इमेजिन करो ये लाइन l है, इसके कोई लाइन परपेंडिकुलर है, और m के फिर तीसरी लाइन परपेंडिकुलर है कोई ऐसे, तो l और n तो पैरेलल हो गए या परपेंडिकुलर हुए? पैरेलल हो गए। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट फ्रॉम
1 and 2 we will get that कि L is parallel to N, और L parallel to N है तो फिर L, N will not belong to R, तो ट्रांजिटिविटी फिर तो आंसर क्या होगा बोलो, एक ही चीज पास हुई केवल, सिमेट्रिसिटी। तो इसका आंसर टिक कर लो, सिमेट्रिक ओनली। इसका आंसर क्या होगा, सिमेट्रिक ओनली। आ जाओ, ठीक है, क्लियर है। अब आपकी बात पे आते हैं। आप कह रहे हो कि सर कब तो वो करें कब ये करें। मुझे एक चीज बताओ, x+1 डिवाइडेड बाय x। मैंने आपसे पूछा कि इसकी डोमेन बताओ, तो डोमेन बताओगे तो आप क्या कहोगे, सर कोई भी रियल नंबर ले लो, बट क्या नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते। क्यों, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, राइट। ठीक है, अब मैंने आपको कहा इसकी रेंज बताओ। रेंज का मतलब, डोमेन का मतलब क्या था कि x की क्या क्या वैल्यूज ले सकते हो। ये क्या है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x है। क्या है ये, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ। रेंज क्या होती है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ fx, फंक्शन की पॉसिबल आउटपुट। आउटपुट क्या है, fx है ना। आउटपुट क्या है, x तो इनपुट है, आउटपुट क्या है, fx। तो जो भी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आउटपुट है वही रेंज है आपकी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ fx। अब बार बार fx लिखने से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए fx को मैंने y लिख दिया। क्या लिख दिया, तो y इज इक्वल्स टू x+1 डिवाइडेड बाय x-2। तो जब ये फंक्शन इस फॉर्म में था, x की फॉर्म में था, तो ये वाला पॉइंट निकालना आसान हुआ। तो क्यों ना y भी ऐसी फॉर्म में हो जाए, तो y की वो पॉइंट निकालना आसान होगा नहीं होगा, सोचो। इसीलिए कन्वर्ट किया तो y इंटू एक्स एक्स वाई, y इंटू 2 -2 x+1। अब इसमें से x x की टर्म्स अलग अलग करो, तो ये हो जाएगा xy माइनस x डिवाइडेड इक्वल टू 1 -2y क्या हो जाएगा, +2। तो x अगर मैं कॉमन लूं यहाँ पे, तो क्या बचता है, उधर क्या बचता है, तो x की वैल्यू, जब ये पूरी चीज x की फॉर्म में थी, तो x की पॉसिबल वैल्यूज निकालने के लिए पता चल गया ना भाई, 2 नहीं होना चाहिए। अब ये पूरी चीज y की फॉर्म में है, तो y कुछ भी ले लो, क्या नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। क्लियर है, तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज r-। अब ये फंक्शन थोड़ा आसान था तो आसानी से हो गया, वो फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए मुश्किल से हुआ, बस ये डिफिकल्टी लेवल का फर्क है, प्रोसेस तो सेम है। समझ में आई बात, इम्प्लिसिट हो तो फिर रेंज नहीं पूछेगा, ठीक है ना। इम्प्लिसिट हो तो रेंज नहीं पूछेगा, रेंज ऐसे ही पूछेगा। इम्प्लिसिट होगा तो फिर ऐसा होगा जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, मॉडुलस हो, जिसको आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। कन्वर्ट कर पा रहे हो तो बहुत सारे केसेस बन रहे हैं, इंटीग्रल वैल्यू अलग है, नॉन इंटीग्रल वैल्यू अलग है। इंटीग्रल वैल्यू नेगेटिव, अभी तो अपन ने मॉडुलस उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी इंटीग्रल वैल्यू पॉजिटिव एंड नॉन इंटीग्रल वैल्यू पॉजिटिवली, नेगेटिव लेंगे तो भी उस क्वेश्चन में तो सेम ही आंसर आएगा, हो सकता है किसी और क्वेश्चन में अलग आंसर आ रहा हो, तो केसेस बहुत सारे बन जाएंगे, तो ऐसा इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन देगा। क्लियर है, ठीक है जी। तो 10 क्वेश्चन आज कर लिए, अब क्लास आ गई नेक्स्ट, नहीं तो करवा देते, तो बाकी के फिर अगले 10 कल करके देखते हैं ना। तो जो आज 10 किए इनको फिर से करो, और पेपर आपके पास ही, अगले 10 फिर से सॉल्व करने की कोशिश करो, देखें क्या बता आप भी कुछ नई चीज लेके आए, बाकी नहीं तो अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। ये शीट्स मेरे को देके जाओ।